So, Arun, can you hear us? जी सर, नमस्ते So, सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक है अरुण, तो शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय दें। परिचय देते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें कि आप अपनी जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि का उल्लेख नहीं करें। सर, मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय करोड़ीमल कॉलेज से की है। बैचलर ऑफ एजुकेशन जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से किया है और वर्तमान रूप में मैं एमए पॉलिटिकल साइंस इग्नू से कर रहा हूँ और साथ ही मैं दिल्ली सरकार में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आप दिल्ली के निवासी हैं? सर, मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ, लेकिन दिल्ली में मैं सर पढ़ाता हूँ आपने सर। पहले बीए किया, फिर आपने बीएड किया, फिर अब आप नौकरी भी कर रहे हैं। तो दिल्ली में आप कब से हैं? सर, काफ़ी समय हो गया सर। कब आपने दिल्ली में पहला कदम रखा था? सर 2010 से बाद में सर। सॉरी 2010 सर, में 2007 से। 2007 10वीं में से सात। ग्रेजुएशन करने दिल्ली पहुंचे। यस सर। ठीक है। तो अभी तक दिल्ली ने आपको अपनाया नहीं? आप अपने आप को उत्तर प्रदेश का ही मान रहे हैं? सर मूल हमारा जो जुड़ाव है सर वो उत्तर प्रदेश से ही है सर। ओके। मुझे बताइए कि आप तो दिल्ली से काफी समय से जुड़े हुए हैं। अभी हाल में बल्कि आज ही के अखबार में ये सूचना है कि अब पूरे देश में दिल्ली मॉडल से कोविड को कंट्रोल किया जाएगा। ये दिल्ली मॉडल क्या है? सर, दिल्ली में एक्सटेंसिव इंटरवेंशन हो रही है सर और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरी पावर दे रखी है, जिसके अंदर सर डिफरेंट पुलिस स्टेशन के अंदर नोडल ऑफिसर बना रखे हैं और सर जितनी भी टेस्टिंग होती है तो सर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर सर कहीं भी अगर कोविड के केसेस ज़्यादा आते हैं और क्लस्टर डेवलप होता है तो उसको कंटेन किया जाता है और सर टैपिंग और अनटैपिंग की जाती है। इसी के साथ साथ सर जो कोविड के मरीज होते हैं उनको जो होम क्वारंटाइन है उनको पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपना ऑक्सीजन लेवल को नाप सकें। साथ ही सर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा रही है, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है सर, आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है और सर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है सर। तो और सर इसके साथ साथ ही काफ़ी जो समन्वय है सर, वो जो हॉस्पिटल की स्थिति है और जो सर बेड्स की संख्या है वो काफ़ी बढ़ाई गई है सर। ओके। आपने पॉलिटिकल साइंस अपना ऑप्शनल पेपर रखा है। जी सर। मुझे कुछ ऐसे विषय बताइए जो कि राज्य के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं, और उसके बावजूद हम देखते हैं कि उनके लिए केंद्र में मंत्रालय है। जैसे सर कृषि है, कृषि है, और इसके अलावा सर पुलिस है, कानून व्यवस्था है सर। पुलिस के लिए जैसे केंद्र में भी एमएचआरडी और सर पुलिस के पंचायती लिए राज। केंद्र में एमएचआरडी। आप सही बोल रहे हैं? सॉरी सर, दिल्ली सरकार के लिए है सर वो बेसिकली। और सर दूसरा सर इसके साथ जो पंचायती राज है सर उसके लिए वो है सर। और सर हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, उसके लिए सर केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्रालय भी। क्या औचित्य है? पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी उस हिसाब से बताइएगा कि अगर कोई सब्जेक्ट राज्य का सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कृषि राज्य का विषय है, अगर वो राज्य का विषय है और संसद के पास उस पर सामान्यतः उस पर कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, तब फिर एक ऐसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सदस्य जो कि संसद के प्रति उत्तरदायी है, वह संसद जिसका विषय नहीं, ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? सर सर जो केंद्र सरकार है सर वो एक हमारी जो संरचना है वो सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की है, जिसमें सर जो संघ है वो राज्य के सर की और संघ और राज्य एक दूसरे से मिलकर सर जो एक हम जो एक सर एक समन्वय होता है सर उसके दौरान सर। आप अच्छा चलिए, तो थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि उत्तराखंड अपने राज्य में, क्योंकि उसका बॉर्डर स्टेट है, उसको परेशानी होती है, और आपने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो उत्तराखंड अपने लिए एक सेना का निर्माण कर लेता है, उत्तर प्रदेश सेना, जिसका काम उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के बॉर्डर्स की चीन से सुरक्षा करना। और आप क्या उस समय भी ये कहेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, या आप तो उसमें उल्लंघन मानेंगे संविधान?
सर ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका उल्लंघन रहेगा सर, जो तो विषय फिर संघ कृषि के अंदर बिल में दिए ये गए। लागू क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि ये सर आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसमें केंद्र और जनता से सर जुड़ा हुआ पता नहीं। सर ये विषय ऐसे हैं जो जिसमें ग्रास रूट लेवल पे जाकर काम करना पड़ता है, और अगर केंद्र सरकार You're और not राज्य giving me सरकार। the political science answer. I want to know the technical reason why which this union can have a state subject matter discussed in the parliament और discussed for छोड़िए वो बाकायदा विभाग बना सकते। सर इस सॉरी सर, अभी मैं सर की कॉल। चलिए कोई बात। Can I request Mr. Madan Mohan to take over? हेलो अरुण, जी सर। आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा अरुण, आप सुल्तानपुर से हैं? जी सर। सुल्तानपुर में कोई बर्ड सेंचुरी है? सर सुल्तानपुर में बर्ड सेंचुरी नहीं है, लेकिन सर उसके बगल के जो डिस्ट्रिक्ट रायबरेली है उसमें सर समसपुर बर्ड सेंचुरी है, जिसको हाल ही में अभी वेटलैंड घोषित किया गया है सर, रामसर साइड। वेटलैंड किसके द्वारा घोषित किया जाता है? सर ये रामसर कन्वेंशन है, उसके अंतर्गत सर वेटलैंड घोषित किए जाते हैं, जो कि वाइज यूज और सस्टेनेबल जो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है सर। कौन है इसको? सर वेटलैंड इंटरनेशनल सर एक संस्था है, वो करती है सर। वो क्या सरकारी संस्था है या एनजीओ है, क्या है वो? सर वो इंटरनेशनल एनजीओ है, लेकिन राज्य स्तर पर तो सर केंद्र सरकार करती है सर। राज्य स्तर पर केंद्र सरकार करती है? राष्ट्रीय स्तर पर सर केंद्र सरकार, लेकिन सर मैं कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा, वाइज यूज क्या होता है? वाइज यूज का आपने जिक्र किया, वाइज यूज क्या होता है? सर वाइज यूज का मतलब है कि वेटलैंड का कई दिशा में प्रयोग करना, जैसे ग्राउंड वाटर का जो एक्वीफर्स है उसको रिचार्ज करने में यूज किया जा सकता है, और सर जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनके लिए जो इकोलॉजिकल हैबिटेट है उसको प्रिजर्व करने के लिए किया जा सकता है, और सर उसके पानी को सिंचाई के लिए यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से सर वाइज यूज करते हैं। अच्छा, वेटलैंड को डिफाइन कैसे करते हैं? सर वेटलैंड एक ऐसा सर वो एक ट्रांजिशन फेज है एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में, जो लगभग साल के अधिकतर समय तक सर वो पानी में डूबा रहे, और सर उसकी एक स्पेसिफिक ऊंचाई होती है, वो सर मुझे याद नहीं है अभी। ओके, राइट। उत्तर प्रदेश में इसके अलावा और कितने वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किया गया है? सर लगभग 6 वेटलैंड हैं जिनको रामसर सूची में किया गया है। जैसे नवाबगंज है सर उत्तर जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और इसी तरीके से सर शांति है जो कि गोंडा में है, इसी तरीके से पार्वती आगरा है जो मैनपुरी में है सर। तो और सर 2 और हैं सर। ठीक है, आप दिल्ली में रह रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं आप दिल्ली में? जी सर। दिल्ली की प्राइमरी एजुकेशन बड़ी अच्छी मानी जाती है, एक मॉडल माना जाता है। तो दिल्ली की प्राइमरी एजुकेशन और उत्तर प्रदेश के प्राइमरी एजुकेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पॉइंटेड बता दीजिए कि ये अंतर है। सर दिल्ली की प्राइमरी एजुकेशन में बेसिक सर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस है, बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उचित समय पर उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ कार्यक्रम लगाए गए हैं, जैसे ऑपरेशन कायाकल्प मिशन प्रेरणा के तहत, वहां पर भी सर शिक्षा में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही सर दिल्ली की प्राइमरी एजुकेशन में पेरेंट टीचर मीटिंग के तहत पेरेंट्स को एक प्रेशर ग्रुप के रूप में यूज किया जाता है, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को एक इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं सर, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव रूप से रहे और टीचर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में एनसीआर का कंसेप्ट आपको पता है? जी सर। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? सर लगभग 8 जिले हैं, जिसमें से गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, और बागपत है, और मेरठ है सर। इसका कंसेप्ट क्या है? एनसीआर क्यों बनाया गया था? सर जैसा कि हम जानते हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से जो दिल्ली है उस पे अत्यधिक प्रवास की वजह से अत्यधिक जनसंख्या घनत्व कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जो हैफेजार्ड अर्बनाइजेशन की वजह से हो रही थी, जैसे ट्रैफिक की समस्या। तो ऐसी जो और ये प्रवास मूल रूप से विकास की वजह से हो रहा था, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए हो रहा था। तो ऐसे आसपास के क्षेत्रों में अर्बन स्प्रॉल बनाए गए हैं, ताकि जो दिल्ली पर जो प्रवास का अत्यधिक दबाव आ रहा है उसको कम किया जा सके, और दिल्ली जैसी मूलभूत आवश्यकताएं वो एनसीआर के जिलों में भी दिए जाए।
सुल्तानपुर में हिंदी की कौन सी बोली बोली जाती है? सर अवधी भाषा बोल दिया। अवधी बोली है, भाषा है? सर बोली है। बोली बोली और भाषा में अंतर क्या होता है? सर उनका सर एक वेल डिफाइंड स्क्रिप्ट होता है सर, और उनकी सर लिपि होती है, और सर और जो बोली हैं वो विभिन्न प्रकार की भाषाओं से सर उनको मॉडिफाइड होकर सर अवतरित होती हैं सर। ओके, आप अवधी भाषा में वहां के समाज की कुछ समस्याओं का जिक्र कर सकते हैं? अवधी भाषा हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफी जात व्यवस्था बहुत ज्यादा बा, जेकरे कारण जौन महिलाएं हाँ और जो निम्न जात के मनुष्य हाँ वह सही से काम नाय कर पा अपने आपन जीवन आपन अच्छे से नाय कर पावत हाँ। दूसर हियां जौन महिला स्थिति बा वह ठीक नाय बा। महिलाएं जौन बाटी अपने आप को सही से अभिव्यक्त नाय कर पावती। ठीक है अरुण, समझ गया मैं, आपसे बात करके अच्छा लगा। राकेश सर। तो अरुण, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, आपने पॉलिटिकल साइंस से परास्नातक किया है या फिर कर रहे हैं, ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस में ऐसा क्या है कि ये साइंस है, और हिस्ट्री में ऐसा क्या नहीं है कि वो साइंस नहीं है? सर पॉलिटिकल साइंस में सर कई सारे मेथड्स हैं जो व्यवहारवाद की जो क्रांति हुई थी उसके बाद सर कई सारे इम्पेरिकल मेथड्स आए थे, जैसे सर्वे हुआ, टेक्निकल मेथड्स आए थे, जिससे हम विभिन्न देशों के पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं। तो उसी से सर इसमें वैज्ञानिकता का वो हुआ था सर। ठीक है, चलिए, अभी आप बता रहे थे कि भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ये बताइए, एक और कंसेप्ट बहुत चर्चा में होता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये क्या है? सर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है जिसमें विभिन्न राज्य अपने एक दूसरे से compete करते हैं ताकि एक डिजायर्ड गोल को अचीव कर सकें। जैसे अपने राज्य के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव करना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, और वो आपस में compete करते हैं ताकि एक निश्चित गोल के लिए अचीव करें। और सेंटर से भी compete करते हैं? सेंटर से सर नहीं करते, क्योंकि सर हमारा जो कंसेप्ट है वो कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है सर। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म तो आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, आप तो बता रहे हैं कि बस इंटर स्टेट्स कंपटीशन है डिफरेंट पैरामीटर्स पे स्टेट के परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। वेयर एज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का जो बेसिक प्रेमाइस है वो ये है कि सारे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से अधिक फंड लेने के लिए अपने यहाँ डेवलपमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको बेहतर करने की कोशिश में रहते हैं। चलिए ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस से ही अपनी पढ़ाई की है, तो मुझे बताइए कि फॉरेन पॉलिसी के निर्धारण में पार्लियामेंट का क्या रोल होता है? सर पार्लियामेंट एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है फॉरेन पॉलिसी के लिए, और सर पार्लियामेंट जो है वो लोगों की व्यूज और एस्पिरेशंस को डिटरमाइन करते हैं, और जो मौजूदा सरकार है उसके जो विजन है उसको भी परिलक्षित करते हैं। तो काफी सर विभिन्न देशों के साथ जो संबंध है उसको सर एक तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी मैं वही जानना चाहता हूँ कि किस फोरम में डिस्कस होता है कि भारत की पाकिस्तान के साथ किस तरह की नीति होनी चाहिए? क्या ये पार्लियामेंट में चर्चा का विषय भी है, कमिटी लेवल, सब कमिटी लेवल, सेलेक्ट कमिटी लेवल, या फिर ये सोली भारत सरकार की प्रेरोगेटिव में है कि वो किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करे, वही डिसाइड करे, और कैबिनेट लेवल पे इसका निर्णय होता है, पार्लियामेंट का इसमें बहुत ज्यादा से नहीं है? सर मौजूदा परिस्थिति में हम सर कैबिनेट सिस्टम की ओर जा रहे हैं, तो पार्लियामेंट की जो प्रासंगिकता है वो थोड़ी कम हुई है। लेकिन सर पार्लियामेंट का रोल है, कई सारे प्रस्ताव हैं सर, जैसे पाकिस्तान के ने कुछ ऐसा किया तो निंदा प्रस्ताव पार्लियामेंट में पारित होता है सर, तो इस तरह के सर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ऐसा ही बताइए, राजस्थान में आजकल क्या चल रहा है? सर राजस्थान में कुछ जो एमएलएज हैं सर वो सर उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा रहा है ताकि उनकी सदस्यता को खारिज कर दिया जाए। अच्छा, ये पूरा जो एपिसोड है, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, आप इसको एकदम नटशेल में, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यही है, नटशेल में एक कॉमन मैन को बताइए कि ये क्या है पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ, और ये जो हो रहा है इसका एक विश्लेषण दीजिए, और बहुत कम समय, मतलब कि 45 से 50 सेकंड में। सर ये एंटी डिफेक्शन लॉ की सर बेसिक जो इसका आधारभूत स्टार्ट हो रहा है वो क्योतो होलोहान केस 1993 में है, जिसमें सर वॉलंटरीली रेजिग्नेशन देना अपनी मेंबरशिप से पार्टी से। लेकिन सर क्योंकि व्हिप जारी
केवल विधानसभा के अंदर होता है, लेकिन कांग्रेस ने कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के में अटेंड ना करने के लिए ही उनको पार्टी से डिस्क्वालीफाई किया। तो ये जो वॉलंटरी रेजिग्नेशन का जो शब्द है उस पर इंटरप्रिटेशन के लिए सर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सर ये अभी संज्ञान में है सर। तो हाई कोर्ट ने गलती की है, ये स्पीकर को जजमेंट लेने से रोक दिया, हाई कोर्ट ने गलती की है? सर हाई कोर्ट ने गलती नहीं करी, उन्होंने कहा है कि ये संवैधानिक मामला है और इस पे अत्यधिक विचार विमर्श का है और इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि कॉन्करेंस का क्या अर्थ है। ठीक है, ओवर टू चेयरमैन सर प्लीज। अरुण, मुझे बताइए कि कुछ साधारण सी बातें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मसलन उत्तर प्रदेश में गांवों की संख्या कितनी, हाउ मेनी विलेजेस आते हैं? सर उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख से अधिक विलेजेस हैं। हाउ मेनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आते हैं? सर उत्तर प्रदेश में लगभग 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। एंड हाउ मेनी म्युनिसिपल काउंसिल्स आते हैं, नगर पालिकाएं कितनी? सर लगभग 3 है सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। नगर पालिकाएं 3 ही हैं? सर सॉरी सर, कंफर्म नहीं हूँ मैं सर, इस पे मेरे को याद नहीं अभी। ओके, मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय प्रणाली इस्तेमाल की जाती है, क्या रैशनल है ये बाइकैमरल सिस्टम का उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्य के? सर ये जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम जो है वो सर भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आया था सर, और 1937 से उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है। और सर इसका मेन रैशनल है कि जो जितने भी लेजिस्लेशन है उनका हैफाजत रूप से पारित ना हो जाए, और सर एक जो अपर हाउस है उसके अंदर से अच्छे कोई भी बिल है उसमें अच्छे से डिबेट डेलिब्रेशन हो जाए, और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं जो पब्लिक उससे नहीं आ पाते सर, चुनाव के द्वारा नहीं आ सकते, तो उनको एक तरह से उसमें एक्सपर्ट्स को भी लाया जाए सर, ताकि जो लेजिस्लेशन है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छे से रह सके। ऐसा कोई उदाहरण आपको दिखाई देता है जिससे लगता हो कि जो उद्देश्य आपने बताए इनमें से कोई भी उद्देश्य पालन होता हो? यहाँ तो केवल एक ही उद्देश्य समझ में आता है कि वे नेता जो कि निचले सदन में नहीं जा पाते उनके लिए एक बैकडोर एंट्री है राजनीति के लिए, इसके अलावा तो कोई कारण मुझे नहीं समझ में। सर हाल के दिनों में देखा गया है कि इसकी प्रासंगिकता कम होती जा रही है, इसीलिए कई राज्य सर इसको विड्रॉ करने के लिए भी प्रस्ताव कर रहे हैं सर। क्या प्रोसेस है किसी राज्य में उच्च सदन के बनाने का और उच्च सदन को समाप्त करने? सर बनाने के लिए सर सिंपल मेजोरिटी से सर स्पेशल मेजोरिटी से सर राज्य विधानमंडल पारित करता है, और सर फिर केंद्र सरकार इसको सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास कर देती है, और इसको संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता। जो ये कौन सी प्रक्रिया थी जिससे कश्मीर में विधानसभा को समाप्त? सर इसमें विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया गया सर, 2/3 के विशेष बहुमत के द्वारा। और लेकिन उसमें फिर राज्यसभा की भूमिका क्यों नहीं है? सर राज्यसभा सॉरी सर, विधानसभा एक राज्य में थी, उसको समाप्त किया गया, तो राज्यसभा की भूमिका क्यों नहीं है? चलिए कोई बात नहीं अरुण, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू सर। वी आर सेंडिंग यू टू द वेटिंग रूम फॉर अ व्हाइल, उसके बाद फिर से आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू। ओके, सो डू वी हैव अरुण? अरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बताइए अरुण, आपके हिसाब से इंटरव्यू कैसा जा रहा है, कौन से एरियाज में ठीक जा रहा है और कहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा और बेहतर हो सकता है? सर मेरे को पॉलिटी के जो कोर कंसेप्ट मतलब उनको रिवाइज करना होगा सर, फैक्ट्स हैं वो मुझे थोड़ा मेरे को लग रहा है उसमें थोड़ा क्लैरिटी की आवश्यकता है। और दूसरा सर मैं घबरा रहा हूँ, मेरे को आते हुए भी मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा सर, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे। अरुण, बाय एंड लार्ज आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। मुझे आपसे बात करके, आपके मेंबर्स को बात करते हुए सुनकर देखकर अच्छा लगा। कुल मिला के आपका जो सामान्यतः जो आपकी समझ दिखाई देती है वो अच्छी है। आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व अच्छा है, देखने में आप अच्छे लगते हैं, और नॉर्मली आपका वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ठीक है। मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि बीच में कभी कभी ऐसा होता है जबकि आप किसी दबाव में आते हैं, मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तब लगता है कि आप अपने कम्युनिकेशन को, अपने संप्रेषण को थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं। उस समय में वो जो उसमें एकदम कसावट रहनी चाहिए वो थोड़ी सी बिखरती है। बहुत ज्यादा देर नहीं बिखरती, लेकिन थोड़ा सा दिखाई देती है। तो यू कैन वर्क ऑन दैट।
बाय एंड लार्ज यू आर डूइंग फाइन, नॉलेज आपके अंदर है, जनरली आप अपने मतलब राज्य से, उत्तर प्रदेश से आप कनेक्ट दिखा पा रहे हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन किसी किसी जगह पे थोड़ी सी दोहराई जा सकती है, बट बाय एंड लार्ज ठीक है। एक आध जगह पे थोड़ा सा और बैलेंस अप्रोच की जरूरत ऐसा प्रतीत होता है, जैसे मसलन आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वाला जो कंपैरिजन था, आपने उसमें पॉलिटिकल साइंस वाला उत्तर दिया, हिस्ट्री वाले उत्तर को आप गायब कर दिया, जबकि जाहिर है कि थोड़ा सा अच्छा रहता कि अगर आप भले ही एक लाइन में बोल देते, उसे बता दें। अगर मुझे आपको केवल एक सजेशन देना हो तो मैं कहूँगा अपने उत्तरों को, अपने रिस्पॉन्सेज को थोड़ा और स्ट्रक्चर कीजिए। ऐसा करने से लगभग सारे एस्पेक्ट सॉल्व हो जाएंगे जो आपकी पर्सनैलिटी में भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी नॉलेज वगैरह में आई डिडंट फाइंड एनी प्रॉब्लम। दिल्ली पर थोड़ा सा और अच्छे से तैयार करके जाइएगा, हो सकता है दिल्ली पे क्वेश्चंस ज्यादा, ठीक है। बाय एंड लार्ज अदरवाइज यू आर डूइंग फाइन, यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट ऑन द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटी। देख लीजिए थोड़ा सा, जरूरी नहीं है कि बहुत डेप्थ में सवाल होंगे, बट अगर समय है तो यू कैन रिवाइज, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी यू आर डूइंग फाइन, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।